नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आजकल हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसमें भी मैंने 20 प्रश्नों को यहाँ पे लिया है, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका वीडियो वीपीडीओ जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उनके सिलेबस के आधार पर ही मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और क्योंकि आपके जो समूह ग की परीक्षाएं होती हैं उत्तराखंड के अंदर, तो लगभग सब में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, या बहुत सारे कह सकते हैं हम टॉपिक ऐसे हैं कि जो कॉमन टॉपिक हैं। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी हिंदी कंपलसरी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि जो हिंदी 20 नंबर के आपके पास पूछी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग आपकी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि कैसे आपको अपना ये वीडियो अपना एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर 1 से लेकर के 20 तक नंबर डाल दीजिए। जैसे जैसे मैं अपने क्वेश्चन कराते जाऊंगी, आप मेरे क्वेश्चन सुनिए, वीडियो पॉज कीजिए आंसर देने से पहले और अपना आंसर लगाते जाइए। एक में क्या है, बी में क्या है, इस तरह से। तो जैसे ही आप अपने आंसर लगाएंगे, फिर जब मेरा आंसर आप सुनते हो तो उसके आगे फिर टिक कीजिए, सही है तो सही, गलत है तो गलत। लास्ट में अपना जो कंक्लूज़न है वो निकालिए कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी गहराई में हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अदरवाइज़ आप सिर्फ सुनोगे तो उससे आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो इजी है, मुझे आ जाता है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न ले लेते हैं। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं: अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवाह। तो देखिए मैंने आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है और जो आपके अयोगवाह जो व्यंजन होते हैं, अंग और अह, अंग अह, तो इनको स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने कहा था कि जो ये अयोग वाह होते हैं, इनको अयोग वाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये के योग से बने हुए हैं, के योग से बने हुए, लेकिन अर्थ जो वहन करते हैं, जो स्वर जो उच्चारण वहन करते हैं, वो व्यंजन के लिए करते हैं। जैसे अगर हम अंग का साउंड करें तो अंग में हमें गौ का साउंड सुनाई दे रहा है, अह में हमें ह का साउंड सुनाई दे रहा है, जबकि दोनों ही क्या हैं, हमारे गौ और ह दोनों ही व्यंजन हैं। और जबकि अगर हम देखें तो अंग अह में से अगर बिंदी हटा दें तो ये दोनों ही के स्वरूप के हैं, यानी से बने हुए हैं। तो इसलिए ये ना तो पूरी तरह से स्वर है, ना पूरी तरह से व्यंजन है, इसलिए इन दोनों को अयोगवाह के अंदर रखा जाता है और स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। दूसरा प्रश्न है हमारा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए सीधे से आंसर की ओर आपको ले चलती हूँ। अकारांत इन्हें कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण से आपको अगर समझाऊँ, जैसे मैं अगर कहूँ राम, ठीक है, तो अगर वर्ण विच्छेद आप इसका करें तो इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, र, फिर आ, फिर म और फिर अ, ठीक है। तो देखिए राम म जब हम कह रहे हैं तो उसका अंतिम वर्ण कौन सा है, अ है। तो राम जो शब्द है, आपके पास कभी कभी इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है कि राम जो शब्द है वो क्या है, अकारांत है, आकारांत है, ई कारांत है, ऊ कारांत। ये कारांत हमारे होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं उतने कारांत हमारे होते हैं, ठीक है। तो देखो इसका अंतिम वर्ण हमें प्राप्त हुआ अ, तो इसलिए हम राम शब्द को किसके अंदर रखेंगे, अकारांत के अंदर रखेंगे। जिसका अंत अ से हो उसे अकारांत कहते हैं, ठीक। अब जैसे दूसरा उदाहरण मैं अगर दूं, जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं राधा, तो अगर इसको कहें कि ये कौन सा कारांत है, तो ये आकारांत हो जाएगा। कैसे, जैसे इसके अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो र हो गया, उसका स्वर निकाल देंगे आ, फिर ध हो गया, आधा लिखेंगे ध को, क्योंकि उसका स्वर हमें लिखना है
आगे, ठीक है। तो राधा धौ में अंतिम वर्ण कौन सा है, आ है, यानी कि इस पूरे शब्द की जो समाप्ति है, जो अंतिम वर्ण है, वो किस पे हो रही है, आ पे हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण दे देती हूँ, जैसे कवि अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो इसको भी अगर इस आपको पूछा जाए कवि कौन सा कारांत है, तो इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, ठीक है। क है, उसका स्वर निकाल दीजिए, अ हो गया, प्लस व हो गया, तो व में सबसे पहले व में से स्वर निकाल दीजिए, यानी कि वो फिर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, क्योंकि आपको पता है कवि में ई की मात्रा लगी है, हालांकि ई की मात्रा देखने में तो आपको पहले नज़र आ रही है, लेकिन स्वर जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये लास्ट में लिखी जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि कवि शब्द में अंतिम वर्ण हमें क्या प्राप्त हुआ, ई प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, ई कारांत है, ठीक है। इसी तरह से नदी जब लिखेंगे तो उसको भी वर्ण विच्छेद करेंगे, तो नदी में बड़ा ई आ रहा है तो वो ई कारांत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग इसको समझ पा रहे होंगे। और उसी तरह से उकारांत, उकारांत, एकारांत, ओकारांत, जिन भी स्वरों से अंतिम वर्ण मतलब शब्द की समाप्ति जिन भी स्वरों पे होती है उसे उसी कारांत के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जिसकी अंत में ओ आता है उसे अकारांत कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं। तो देखो वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, 3 से 4 वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्णमाला के नाम से, लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वर्णमाला से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मूर्धा से कौन से वर्ण होते हैं, पहले कंठ हो गया, फिर तालव्य हो गया और फिर मूर्धा हो गया। तो कंठ से क वर्ग होगा, ठीक है, तालव्य से च वर्ग हो गया और मूर्धा से हमारा ट वर्ग का उच्चारण होता है, ठीक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, पवन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो देखिए एक पूरा का पूरा वाक्य आपके पास दिया है, पवन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें एक फ्लो में तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो लास्ट में आप देख पा रहे हैं पूर्ण विराम तो यहाँ लगा हुआ है, और पवन घर आया यानी कि हमारा जो विराम चिन्ह लगेगा वो कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, एक तो यहाँ लगेगा पवन घर आया के बाद, ठीक है। कौन सा लगेगा, अल्प विराम लगेगा, यानी कि थोड़ी देर हम क्या करेंगे वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा अल्प विराम मतलब बहुत कम समय के लिए रुकना, ठीक है। पवन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ठीक है। अब देखो रुका के बाद क्योंकि और शब्द लिया गया है तो यहाँ पे विराम नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विराम चिन्ह लगेगा आया के बाद, और कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ऑप्शन ए, यानी कि अल्प विराम जिसे हम कहते हैं, कॉमा, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है, सेम विराम चिन्ह से आपसे प्रश्न पूछेंगे। रोहन, राजीव, राजा और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह है उचित, कौन सा लगेगा, तो सीधी सी बात है वही रोहन, राजीव, राजा और वैभव। तो देखो यहाँ पे तो और लगा है क्योंकि अंतिम जो हमारा वाक्य होता है, अंतिम शब्द होता है, उसके ठीक पहले हम और जोड़ देते हैं, ठीक है। रोहन कौमा राजीव कौमा, ठीक है, राजा और वैभव, यानी कि वैभव अंतिम है तो इसके ठीक पहले और आ जाएगा, और मतलब और का मतलब कि एक लास्ट, ठीक है। रोहन, राजीव, राजा, यानी कि इससे जब कॉमा लग गया यानी कि जो डी है इसका आंसर हो जाएगा, और जब कॉमा लग जाता है तो इसका मतलब कि वो चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको अल्प विराम बहुत छोटे समय के लिए आपको रुकना होता है, ठीक। चलिए अगला है, फिर से विराम चिन्ह से प्रश्न है, मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक यहाँ पर भी यहाँ पर लगेगा मैं सचिन के घर पहुंचा, कॉमा, परंतु वह नहीं मिला। तो इस वाक्य में भी आपका आ जाएगा कौन सा, अल्प विराम, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 7वां प्रश्न फिर विराम चिन्ह से है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर से लगा है एक ये और एक इधर से,
तो इस चिन्ह को हम आपको इंग्लिश में यदि पता हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसे कहते हैं, और जब दो इस तरह के होते हैं किसी वाक्य के साथ और वहाँ उसे हम कहते हैं डबल इन्वर्टेड। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको पता है, लेकिन हिंदी में उन चिन्हों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उद्धरण चिन्ह। अगर सिंगल है तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, अगर डबल है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह। और एक चीज़ इसको और कहते हैं अवतरण भी इसे कहते हैं, उद्धरण और अवतरण चिन्ह। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। उद्धरण की जगह अगर अवतरण भी आपको दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है इकहरा अवतरण, दोहरा अवतरण, या इकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है प्रभु मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो देखो, जहाँ पर भी किसी तरह का संबोधन होता है ना, वहाँ पर हमेशा संबोधन का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो प्रभु अब यहाँ पे लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे प्रभु, और उसके बाद इस तरह से ये जो चिन्ह है ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को पुकार रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे हे राम, तो वहाँ पर भी कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। इसको कहते हैं संबोधन का चिन्ह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है दिग्विजय शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो बताइए दिग्विजय में कौन सा संधि, मतलब जब हम दिग्विजय की संधि करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर सही है, दिक् धन विजय। और ये क्या है, हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि जब व्यंजन और व्यंजन का आपस में मेल होता है तो वहाँ पर जो हमें व्यंजन प्राप्त होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिक् धन विजय आप देख पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक दिग्विजय ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन दिक् कैसा आएगा, कैसा आएगा, हलंत के साथ आएगा, यानी आधा क आएगा। ठीक है, तो 9 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है हमारा उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो उच्छ्वास में बताइए, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उत् धन श्वास। देखिए बिल्कुल अलग लग रहा है, व्यंजन संधि का यहाँ पे उदाहरण लगा हुआ है। तौ का आधा चौ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और सौ किसमें, छौ में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखो, भारतीय, सुंदर, विवाद, विकास। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उपसर्ग विधि से नहीं बने हुए हैं, लेकिन एक ही शब्द यहाँ पर है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब ऐसे में चयन कैसे करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उपसर्ग प्रत्यय जब पढ़ाया था तब भी बताया था, और प्रैक्टिस सेट इससे पहले भी मैंने किए थे, उनमें भी उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे थे, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि कैसे चयन करना है। देखो, भारतीय, भारत यहाँ पे मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे भारतीय हो गया, तो इसका मतलब ये तो कट गया, क्योंकि ये उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है, ये प्रत्यय विधि से बना हुआ है। सुंदर शब्द में भी, सुंदर अपने आप में मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये तो कट जाएगा। विकास शब्द में भी कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि काश शब्द में भी लगी, तो ये जो काश है ये अलग है, ये वाला जो काश होता है ना, जिसको पछतावे से संबंधित कहते हैं, तो ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो विकास जो है यहाँ पर कोई उपवी, यहाँ पे इस काश में कोई अर्थ नहीं बच जाता है, इसलिए ये भी कट जाएगा। विवाद, देखो वाद का मतलब होता है बोलना। ठीक है, जिस पे विचार चल रहा है, जिस पे बात चल रही है, और वी का मतलब होता है क्या, बुरी, बुरी बात या उल्टा जो कहते हैं। ठीक है, तो वी उपसर्ग हो जाएगा वाद, वाद मतलब बोलना, तो जो वाद है उसमें वी उपसर्ग लग जाएगा तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है हमारा स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो स्पृश्य का मतलब होता है जो छूने योग्य हो। अब आप बताइए, जो छूने योग्य हो उसका अगर हमें उल्टा करना हो, यानी कि विलोमार्थक बताना हो, तो उसे कहेंगे अ उपसर्ग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अस्पृश्य। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 में सी। चलिए 13वां प्रश्न है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। देखो कौन सा, पहले तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है कि कहना क्या चाह रहा है। कौन सा उपसर्ग आचार, यानी कि आपको आचार शब्द में एक उपसर्ग लगाना है इनमें से, जिससे कि उसका अर्थ क्या हो जाए, जुल्म हो जाए।
ठीक। अब उपसर्ग मैंने बताए थे क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन लाते हैं। तो आचार शब्द का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, हम कहते हैं ना आचार व्यवहार, तो आचार का मतलब होता है व्यवहार, लेकिन अगर हम उसमें कोई उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, यानी कि जुल्म हो जाएगा। तो देखो दुर, निर, अन, अति, तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, चारों ही आपके इस आचार शब्द में लग सकते हैं, लेकिन चारों में से एक का अर्थ होता है जुल्म, ठीक है। तो देखो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अति धन आचार हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अत्याचार, और अत्याचार का मतलब क्या होता है, जुल्म, ठीक है। दूर करेंगे, दूर का मतलब होता है बुरा, आचार मतलब व्यवहार मैंने बताया, तो दुराचार का मतलब क्या होता है, बुरा व्यवहार, ठीक है। निराचार, निरा का मतलब भी वही होता है, निर का मतलब बहुत ही जो लो क्वालिटी का या निम्न दर्जे का जो व्यवहार होता है, निराचार हो जाएगा, है ना। और अनाचार, अनाचार भी वही होता है, ठीक है। लेकिन जो जुल्म शब्द है वो क्या है, आचार शब्द में जब जुल्म जुड़ जाता है तो आचार शब्द में जब अति उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी तरह से आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। चलिए अगलवा 14वां हमारा प्रश्न है अगला, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अब प्रत्यय से आपसे पूछ रहा है, अभियोग, व्यायाम, सुंदरता, सर्जन। तो देखो अभियोग में अभि उपसर्ग है, योग शब्द है, व्यायाम में वी उपसर्ग है, ठीक है, और सर्जन में श्री उपसर्ग है। तो इसलिए सुंदरता शब्द में मैंने पहले भी बताया था, सुंदर क्या है, मूल शब्द है और उसमें ता प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, सुंदरता बन जाता है। इसका मतलब सुंदरता शब्द जो है प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है। अगलवा 15वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, मालिन, कुरूप, पराजय, सजीव। तो देखो कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रत्यय से युक्त यानी जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा है, एक ही शब्द है, मालिन, मालिन, ठीक है। माली यहाँ पे मूल शब्द है, माली, और जब उसमें इन प्रत्यय जुड़ गया, ठीक है, तो ये बन गया इसका स्त्रीलिंग, मालिन। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे स्त्रीलिंग भी पूछा जाएगा, माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन हो जाएगा। माली मूल शब्द है, उसमें इन प्रत्यय जुड़ गया तो मालिन बन गया, देखिए। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, कुरूप नहीं है, कुरूप में कु उपसर्ग लगा हुआ है, सजीव में स उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है, ठीक है। तो ये तीनों जो शब्द हैं हमारे ये उपसर्ग विधि से बने हुए हैं, जबकि प्रत्यय इसमें एक ही है, मालिन में कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय है, ठीक। 16वां प्रश्न है हमारा, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। फिर से वही प्रश्न है, कल्पना, जमाना, दौड़ना, सपना। तो देखिए एक ही शब्द है, दौड़ यहाँ पे मुख्य धातु है, ठीक है, और उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो वो बन जाएगा हमारा दौड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द है दौड़ना, उसकी उत्पत्ति प्रत्यय विधि से हुई है, दौड़ शब्द में ना प्रत्यय तो दौड़ना क्रिया बन गई है, ठीक। अगला हमारा 17वां प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है। तो देखिए आपसे समास भी पूछे जाएंगे, और देवासुर, तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो पहला है देव, इसमें 2 शब्द हैं, और दूसरा है असुर। तो देव मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। तो जहाँ पर विरोध का भाव आपको नज़र आए, सीधी सीधी बात है, द्वंद्व समास वहाँ पे होता है, चाहे वो लिंग के आधार पर विरोधाभास हो, भाव के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो। तो देव और असुर दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। अगर हम कहें माता पिता, तो माता पिता भले ही एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, लिंग के आधार पर वो क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। भाई बहन तो कहते हैं ना दिन रात, तो इस तरह से जहाँ पर किसी न किसी आधार पर दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं, वहाँ पे हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं, या द्वंद्व समास वहाँ पे होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न है हमारा आज का, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो बताइए बैलगाड़ी में, बैलों की गाड़ी या बैलों के लिए गाड़ी, तो तत्पुरुष समास
यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, बैलों की गाड़ी यहाँ पे हो जाएगा। 19वां हमारा समास से संबंधित अगला प्रश्न है, विद्या धर्म में कौन सा समास है? तो विद्या धर्म, विद्या रूपी धर्म, यानी कि धर्म कैसा है? विद्या रूपी है। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, संधि और समास में क्या समानता है? देखो, संधि और समास में हम क्या करते हैं? संधि में हम वर्णों को जोड़ते हैं और नया शब्द या नया वर्ण क्या होता है? विकार वहाँ पे यानी परिवर्तन होता है। ठीक है, समास में हम सामासिक पद लेते हैं। ठीक, और उसमें सामासिक पदों का लोप हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी एक विशेषता है या कौन सी एक समानता है दोनों में, उसको हम जान लेते हैं। दोनों में ही शब्द विकार होता है जी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि संधि में तो होता ही है, डेफिनेट सी बात है, संधि में विकार होता है, लेकिन समास में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं, ऐसा भी नहीं है। संधि में तो मिलती हैं, समास में ध्वनियाँ नहीं मिलती हैं। शब्दों का वहाँ पे सामासिक पदों का विच्छेद किया जाता है, व्यास किया जाता है। ठीक है, संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं, संधि में ध्वनि विकार अनिवार्य है, समास में अनिवार्य नहीं है। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। दोनों ही का ही काम क्या है? शब्दों को संक्षिप्त करना। जो सामासिक पद होते हैं अलग अलग पदों में, उनको एक शब्द एक रूप में मतलब लिखा जाता है। ठीक है, और संधि में भी क्या होता है? जो अलग अलग हमारे पद होते हैं उनको एक साथ जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब दोनों में एक समानता है। क्या है? दोनों में ही शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है, यानी छोटा किया जाता है, एक रूप किया जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। ऐसा ही आपका पेपर बनेगा, आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के कितने 20 में से कितने सही हुए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। और इस सेशन से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।